कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर फिल्टर नहीं होता। और इसी की तलाश में मैंने, जैसा कि आप लोगों को अपडेट किया था, कि नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ होंगे, उमंग सिंगार जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे प्रदेश की सियासत से लेकर के कुछ ऐसी बातें जो कहें कि आदिवासियों से जुड़ी हैं, दलितों से जुड़ी हैं, प्रदेश में लगातार हो रहे आंदोलनों के बारे में। इन तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आ चुके हैं गंधवानी और उनके क्षेत्र में। आप आए हमारे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। द्विवेदी जी। और ये जो कारवां मैंने देखा, मतलब कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद शायद भोपाल और सदन से फुर्सत मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे लोग और आप तमाम लोगों को सुन रहे हैं। और बड़ी बात ये रही कि 1.5 घंटे से आप खड़े हैं, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि गंधवानी की जनता का प्यार है, तो आज इसलिए मध्य प्रदेश के एक शीर्ष पद पे बैठा हूं और इन्हीं की ताकत है। तो स्वाभाविक है कि इतने प्यार से आते हैं, अधिकार से आते हैं, तो आपने देखा बात करते हैं, तो इनका अपनत्व है। तो मेरा फर्ज बनता है कि इनके हर काम की प्रयास करूं, कोशिश करूं। मुझे मालूम है कि हजारों करोड़ के काम रहते हैं, संभव नहीं सर, जब सरकार के पास पैसा नहीं तो मैं कहां से दूं। फिर भी मैं सोचता हूं कि एक मुट्ठी अनाज है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन मुझे मालूम है एक मुट्ठी अनाज से मैं हजारों लोगों को खिला नहीं सकता। लेकिन निश्चित तौर से मैं प्रयास करता हूं कि जो प्रमुख क्षेत्र की समस्या है, जिससे ज्यादा लोगों को लाभ हो, जैसे डीपी है, ट्रांसफार्मर देता हूं तो किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं होता, 25-50 किसानों को, उस मोहल्ले के लोगों को फायदा होता। तो ध्यान रखता हूं कि कोई भी काम, चाहे सड़क हो, चाहे डैम हो, चाहे तालाब हो, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो, तो उसमें मेरी प्राथमिकता रहती है और कराते आया हूँ, कर रहा हूँ काम। 2 साल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपके पूरे हुए, क्या बदलाव नजर आया? तमाम सियासत आपने और बारीकी से देखी। अपनी विधानसभा से हटकर आप मंत्री भी रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सत्ता को सही राह दिखाने के लिए और सवाल करने के लिए। 2 सालों में कितना कुछ बदलाव संगठन में भी आया, और सत्ता को से सवाल करना, इसमें कितना परिवर्तन आया? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले की सरकारें जो थी तो जवाबदार होती थी कि प्रदेश की जनता की बात को, जो सवाल रहते हैं, सवाल हमारे नहीं होते, आम जनता के सवाल होते हैं, चाहे किसान की समस्या हो, खाद की बात। अगर हम खाद की बात उठाते हैं, या युवाओं की नौकरियों की बात करते हैं, या पदोन्नति की बात करते हैं, या प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेके बात करते हैं, लेकिन मैंने 2 साल में देखा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं बड़ी निरंकुश हो गई है। उन्होंने एक हथियार बना लिया है, मैकेनिज्म बना लिया है कि हमको चुनाव में लाडली बहना को 1000-1200 रुपए देना है और 5 साल हमको प्रदेश की जनता की बात नहीं सुनना। वहां पे मंत्री कहते हैं विधानसभा के अंदर की खाद सबको मिल रही है। अब आप, मैं तो मंत्रियों को बोलता हूँ मुंह पे कि आप प्रदेश के किसानों से पूछो खाद मिल रही कि नहीं। तो यहाँ सदन के अंदर क्यों बात करते हो? जाए तो सही मंत्री बाहर सड़क पे जाए, किसानों के बीच में जाए, कपड़े फट जाएंगे इनके वहां पे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी असंवेदनशील सरकार है और मानवीय संवेदनाओं से दूर। अगर कप सिरप को लेकर छिंदवाड़ा के अंदर घटना घटी, जब हम लोगों ने आवाज उठाई, जब मुख्यमंत्री सरकार जागी कि उनको मुआवजा देना चाहिए, लेकिन 22-25 बच्चों की मृत्यु हो गई। उस परिवार पर 10 से 15 लाख रुपए कर्ज हो गया। छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे थे, कोई टीचर के, उनका कर्जा कौन उतारेगा? तो सरकार जिस प्रकार से असंवेदनशील है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के अंदर मध्य प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। तो इस प्रकार की सरकारें अगर जिसमें संवेदनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो सरकार कभी जनता की नहीं हो सकती। आदिवासी समाज से आपका बेहद जुड़ाव है, ताल्लुकात रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं सिंगरौली की, जहां आप जंगल में जाते हैं, वहां तमाम चीज़ें देखते हैं। 6 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। एक नाम आता है अडानी, जिसको लेकर के विपक्ष कईयों बार घेरता रहा है, लेकिन वो सवाल सिर्फ फितूर की तरह उड़ जाता था। लेकिन जब इस बार देखा गया कि 2023 से पहले सिंगरौली जो है वो शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और फिर अचानक से जो है उसे हटा दिया जाता है शेड्यूल ट्राइब, और उसके बाद फिर आपका जो कहें कि एफआरए की परमिशन को लेकर के जो तमाम चीजें उठती हैं, क्या कुछ समझ पाए आप सिंगरौली जाकर के? और यह अडानी और गवर्नमेंट कनेक्शन कितना समझ आया आप? देखिए, ये मैं आपसे वही कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने मैकेनिज्म बना दिया कि हमको 5 साल में एक बार पैसे देना है,
और हमको 5 साल जनता से मतलब नहीं रखना, ना उनकी नौकरियों की बात करना, ना किसानों की बात करना, ना उद्योगपतियों की बात करना। वो उन उद्योगपतियों की बात करते हैं जो हजारों करोड़ रुपए इनको देते हैं, फंड देते हैं। उसमें से एक अडानी है। एक तरफ मोदी बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर हम एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, तो लाखों पेड़ अडानी से कटवाते हैं। तो ये चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन देश में आत्मनिर्भर की बात करते हैं मोदी, इनकी सरकार डबल इंजन की बात करती है, तो ये कोई आत्मनिर्भरता नहीं है। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, भटक रहे, आप देख रहे हैं। कंपनियां बंद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, बाहर की कंपनियों को लाभ मिल रहा है। तो जो महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन, तो मुझे लगता है देश के अंदर वापस असहयोग आंदोलन की आवश्यकता है कि विदेशी कंपनियां किस देश में वापस राज करेंगी। क्या ईस्टर्न इंडिया कंपनी के रूप में अडानी काम कर रहा है, तो ये अंग्रेजों की तरह वापस से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश के लोग समझते हैं, जनता समझती है, अब गुलाम नहीं बनने देंगे। अब गुलामी का समय इनका आने वाला है। एक 2 महीनों का मैं एक आंकड़ा निकाल रहा था, जिनमें हलगाट का किसान आंदोलन हो गया, फिर उसके बाद कभी कुक्षी में आंदोलन हुआ, सिंगरौली में आंदोलन हुआ, छात्र सड़क पर हैं, शिक्षक सड़क पर हैं, किसान सड़क पर हैं। क्या कभी ऐसा देखा गया कि एक प्रदेश की सरकार के विरुद्ध इतने कम समय में इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं? ये अपने आप में सरकार के प्रति आम जनता की नाराजगी नजर नहीं आती? देखिए, आप जानते हैं कि गए बार 2023 का चुनाव इन्होंने कैसे चुनाव में गड़बड़ियां करी। मैंने 3 महीने पहले जब अगस्त के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 27 लाख वोट, और इन्होंने कैसे 5-5, 10-10 हजार वोट हर विधानसभा में बढ़ाए, जिसकी ना राजनीतिक पार्टी को जानकारी थी। ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना, ईवीएम में गड़बड़ी करना, और कैसे आखिरी समय में पैसे देना, ये बीजेपी का चुनाव जीतने का हथकंडा होगा। और इसको लेके हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी भविष्य में रणनीति भी बना रही है। अभी रामलीला मैदान पे हमने 1 लाख लोगों की दिल्ली में रैली करी, और मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, एक लोकतंत्र की लड़ाई है, एक हर व्यक्ति के वोट की लड़ाई है। अगर कोई आम व्यक्ति वोट डालता है तो उसका वोट ही बदल लिया है। मैं समझता हूं कि ये घोटाला है। मैं भी मानता हूं कि आज मेरी विधानसभा, मुझे मालूम था 55-60 हजार से जीतूंगा, लेकिन ये 20-22 हजार में, चूंकि उनको पता था कि इससे कम जा नहीं सकते। ठीक है, निपटेंगे, सब आता है, निपटना कैसे निपटना। एसआईआर को लेकर के भी काफी घेर रहे हैं आप लोग तमाम। मैंने तो पहले ही कहा था 2 महीने पहले 25 से 50 लाख नाम कम होंगे। आज चुनाव आयोग ने कल 42 लाख वोट कम कर दिए। तो आप कौन थे वो लोग, कहाँ के नाम थे? चुनाव आयोग बताए। चुनाव आयोग चुप क्यों रहता? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बन के क्यों काम कर रहा है? मैं समझता हूं कि एसआईआर, मतदाता सूची में पुनरीक्षण के नाम पर एक गड़बड़ है, घोटाला है। आज देश में कई सालों से रह रहे, कई पीढ़ी से रह रहे जितने लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं, तो आज देश में हर व्यक्ति को अपनी भारतीयता की पहचान बताना पड़ रही कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मेरी पीढ़ी यहाँ रहते हैं, मेरे परिवार कई सालों से रह रहे, 200-300 साल से। क्यों आज आप 2003 का लेके आ रहे कि कार्ड चाहिए आपको? आधार कार्ड आपने बनवाया, आधार कार्ड को लेके आपने क्यों नहीं जोड़ा कि आधार कार्ड दिखाएगा तो उसका नाम रहेगा? 2003। तो ये सीधी गड़बड़ियां हैं, घुमाने के तरीके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नजर रख रही है इस बार, चाहे विधानसभा लोकसभा में, ये भाजपा की गड़बड़ियां नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर ये माना जाए कि जहां राहुल गांधी ने 2 बड़ी जिम्मेदारियां युवाओं को दी मध्य प्रदेश में, एक जिम्मेदारी सदन की दी गई नेता प्रतिपक्ष को, और एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी सड़क। तो सड़क और सदन दोनों लामबंद किए जा रहे हैं सरकार के विरुद्ध तमाम चीजों। आप देख रहे हैं कि हम दोनों, चाहे सड़क से लेकर सदन तक है, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तमाम नेता हो प्रदेश के, पूरे प्रदेश में पिछले 2 साल से हम लोग पूरा दौरे कर रहे हैं, और हर जिले में हमने प्रयास किया पहुंचने का, और उनकी बातों को समझा। निश्चित तौर से जनता परेशान है, और जनता प्रदेश की ठगा हुआ महसूस करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हित की सरकार नहीं है, ऐसा मानती है।
एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधित अपराधों में मध्य प्रदेश काफी ऊंचाइयां छू रहा है। जहां ये महिलाओं के प्रति तमाम योजनाएं लेकर आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लाडली बहना की बात करते हैं, तमाम योजनाएं एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रशासन का ऐसा कौन सा तंत्र है जो इन अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है? देखो, आपने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट, चाहे बच्चों की बात हो चाहे कुपोषण की बात हो, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति आपको मालूम है। महिलाएं 23,000 से ज्यादा बालिकाएं गायब है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। तो क्यों हो रहा है? स्पष्ट है कि सरकार आम व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे पा रही, लाडली बहनाओं की बात करती है लेकिन उन बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। तो ये सरकार की नाकामी है, और अधिकारी मौज में, मंत्री मौज में, सब मौज में, तो जनता परेशान है। एक सवाल और मेरा इसी से निकल के आया कि प्रदेश सरकार के ही मंत्री जो हैं ये कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जी का ही अभी बयान आया था, चाहे वो चुटकी भरा जरूर रहा हो लेकिन बड़ा गहरा था, कि आपके अधिकारी जो है वो आपका नाम लेकर के हमें चमकाते हैं। इस तरह का बयान अगर आपने सुना हो, सीएम के लिए कहा था कि आपके अधिकारी जो है नाम लेकर के हमें तो चमकाते सरकार अधिकारियों से चल रही हो, कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे अन्य मंत्रियों की हो, सुन कौन रहा है बताए? इसीलिए कैलाश जी ने बयान दिया कि अधिकारी उनके नाम से, सीएम के नाम से चमकाते, इसका मतलब कैलाश जी जमा हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे उमंग सिंगार जी, और चलेंगे अगली शख्सियत के पास एक नए इंटरव्यू के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।